अब चतुर्थ पाठ से आगे अभी उसमें अभ्यास जो कर रहे थे हम सब, उसका अभ्यास करके देखेंगे कि किस तरह से आगे कर पाएंगे। तो चलिए पहले हम मंगलम से इसका शुरुआत कर लेते हैं। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुसारथिरश्वानिवयन् मनुष्यान् नेनीयते भीष्मभिर्वाजिनैव हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुसारथिरश्वानिवयन् मनुष्यान् नेनीयते भीष्मभिर्वाजिनैव हृत्प्रतिष्ठां यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अब हम सब चतुर्था पाठ में आम और न वाला भाग कर लिए थे। अब आ का अभ्यास शुरू करेंगे। इसमें दिया है वाक्य रचनया अर्थ भेदम स्पष्टीकुरुत। इसका मतलब है वाक्य की रचना के द्वारा वाक्य बना करके अर्थ का भेद स्पष्ट कीजिए। अर्थात ये दो शब्द एक जैसा उच्चारण करने में लगते हैं, थोड़ा सा ही अंतर होता है, लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ अलग होता है। उसको हम लोग प्रयोग करेंगे तो अर्थ समझ में आएगा। तो एक एक का हम दोनों के, जैसे परितः पुरतः, नगः नागः, आरोहणम अवरोहणम, विस्माह समाह, इनके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हमें वाक्य बनाना होगा। तो इस तरह कॉपी में पहले आपको लिखना पड़ेगा। फोर का आ, वाक्य रचनया वाक्य भेदम प्रदर्शयत। वाक्य रचना के दृष्टि वाक्य भेद नहीं है, ये अर्थ भेद है। यहाँ पर हम सुधार कर लेते हैं। यहाँ पर वाक्य भेदम नहीं बल्कि अर्थ भेदम कर लेंगे। अर्थ भेदम, ये अर्थ भेदम प्रदर्शयत, अर्थ का भेद अंतर स्पष्ट करना है। तो परितः मतलब होता है चारों ओर, और पुरतः का मतलब होता है सामने। परितः मतलब है चारों ओर और पुरतः का मतलब है सामने। तो हम सब इसका प्रयोग अब करेंगे कि जिससे अच्छे से हमारा वाक्य बन जाए। दो वाक्य बना करके हम स्पष्ट करेंगे। चलो पहला हम परितः से बनाते हैं। परितः मतलब चारों तरफ, और जिसके चारों तरफ रहेगा उसमें द्वितीया का प्रयोग कर देंगे। जैसे विद्यालय के चारों तरफ पेड़ हैं, घर के चारों तरफ खेत हैं। इस तरह से हमें वाक्य बना करके इसको पूरा करना है। चलो बनाते हैं हम सब। परितः से वाक्य बना रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। परितः विद्यालयं परितः विद्यालयं परितः, जिसके चारों तरफ, ये उपपद विभक्ति का प्रयोग है, वहां द्वितीय विभक्ति, इसलिए यहां विद्यालय में द्वितीय विभक्ति हो गई। विद्यालयं परितः वृक्षाः सन्ति। विद्यालय के चारों तरफ पेड़ हैं, इस तरह से इसका प्रयोग कर लेंगे। और यहां पर लिखना है पुरतः। चलो परितः का प्रयोग कर दिया, पुरतः का प्रयोग करते हैं। पुरतः, पुरतः मतलब बताया सामने। पुरतः मतलब सामने, जैसे घर के सामने, घर के
सामने क्या है? कहा कि घर के सामने रास्ता है। तो या घर के सामने मंदिर है, कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। तो भवनस्य, भवनस्य पुरतः जनाः सन्ति। भवन के सामने आदमी हैं। तो इस तरह से हम पुरतः का प्रयोग करके इसका अर्थ स्पष्ट कर देंगे। इस तरह से वाक्य हमें बनाना है। कोई भी वाक्य बना सकते हैं, ये नहीं कि मैं जो लिखता हूं वही वाक्य होता है। वाक्य कोई भी हो सकता है, आपके समझ में आना चाहिए। तो हम पुरतः मतलब बता दिए सामने, और परितः मतलब चारों तरफ। ये दोनों के अर्थ में अंतर है। इसी तरह से देखें, नगह और नागह। नगह शब्द का अर्थ है, यहां पर आया है पाठ में, नगह शब्द का अर्थ होता है पहाड़। नगह शब्द का अर्थ है पहाड़। तो कोई कह रहा है कि शहर के पास एक पहाड़ है। तो कहेंगे हम नगरस्य, नगरस्य, नगरस्य समीपे नगः वर्तते। अस्ति और वर्तते एक ही अर्थ होता है, हम अस्त भी लिख सकते हैं। नहीं है तो न वर्तते नास्ति कह सकते हैं। नगर के पास एक पहाड़ है। और नागह मतलब है सर्प। नागह मतलब सर्प। तो यहां पर हम कर सकते हैं अत्र नागः न दृश्यते। अत्र नागः न दृश्यते, यहाँ सर्प दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर हम नागह शब्द का प्रयोग इस तरह से कर लिए। तो नगह और नागह के अर्थ में अंतर स्पष्ट हो जाएगा। हमें कोई भी वाक्य हम बना करके अर्थ को स्पष्ट कर सकते हैं, इन दोनों शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते हुए। अब आगे शब्द दिया है आरोहणम, और नीचे दिया है अवरोहणम। आरोहण मतलब होता है ऊपर चढ़ाई करना, ऊपर चढ़ना, जैसे पहाड़ के ऊपर चढ़ता है कोई। अवरोहणम मतलब नीचे उतरना। तो इस तरह से इसका प्रयोग हम वाक्य के माध्यम से कर सकते हैं। तो चलो आरोहणम का प्रयोग करते हैं। आरोहणम, आरोहणम। तो हम प्रयोग करेंगे अहम मतलब मैं पर्वत शिखरे, पहाड़ की चोटी पर। अहम पर्वत शिखरे आरोहणम, आरोहणम, आरोहणम करिष्यामि। मैं पहाड़ की चोटी पर चढ़ाई करूंगा, आरोहण करूंगा। इस तरह से वाक्य बना दिया। और दूसरा है अवरोहणम। तो कह सकते हैं कि पहाड़ से उतरना भी आसान नहीं होता। तो मैंने कह दिया
पर्वतात मतलब पहाड़ से, अवरोहणम उतरना, अपि भी पहाड़ से उतरना भी मुश्किल होता है। दुष्करम दुष्करम भवति मुश्किल होता है। इस तरह से इसका प्रयोग हमने कर दिया वाक्य में और अर्थ स्पष्ट हो गया। अहम पर्वत शिखरे आरोहणम करिष्यामि, मैं पहाड़ की चोटी पर आरोहण करूंगा या करूंगी। अवरोहणम पर्वतात् अवरोहणम अपि दुष्करम भवति, पहाड़ से नीचे उतरना भी मुश्किल ही होता है। तो इस तरह से इन दोनों शब्दों के अर्थ को वाक्य के माध्यम से स्पष्ट किया क्या अंतर है। तो आपको इसी तरह से कोई भी वाक्य मैंने कहा आप बना सकते हैं। ये तो मैं केवल उदाहरण के रूप में समझा रहा हूं कि ये वाक्य इस तरह से बनाए जा सकते हैं। अब दो शब्दों का प्रयोग है। एक है यहाँ पर विषमाह। विषमाह मतलब समाह का विलोम शब्द है, आप समझें। सम मतलब समान, बराबर, सामान्य, और विषम का मतलब है असामान्य, समान नहीं है, जो बराबर नहीं है उसको विषम कहते हैं। तो विषम से हम वाक्य बनाएंगे, विषम से वाक्य बनाएंगे। तो पर्वत जो हैं, ये पेड़ मान लो आप जंगल में गए हैं, सभी पेड़ आपको सामान्य या बराबर नहीं दिख रहे हैं। तो यहां पर आप कह सकते हैं वने वृक्षाः विषमाः सन्ति। कोई कह सकता है पहाड़, ये पत्थर बराबर नहीं है, तो कह सकते हैं सर्वे पाषाणाः सर्वे पाषाणाः विषमाः सन्ति। किस तरह से कोई भी वाक्य लिख सकते हैं, उसमें जरूरी नहीं है कि एक ही वाक्य होता है। विषमाः सन्ति, और समाह का प्रयोग करना है हमको। आप दोनों में से एक वाक्य भी लिख सकते हैं या अपने मन से लिख सकते हैं, ऐसा निश्चित नहीं है कितने वाक्य बनाने हैं। समाह मतलब बराबर, समाह का मतलब बराबर, और ये समाह पुल्लिंग के शब्द हैं, इसलिए पुल्लिंग का ही शब्द बनाना पड़ेगा। बराबर हैं, क्या बराबर हैं यहाँ पर? कहा कि देखते हैं कौन बराबर हैं। कहा कि ये हमें दिख रहा है कि यहाँ पर बराबर दिख रहा है। यहाँ पर मान लो हमें स्तंभ बराबर दिख रहे हैं, खंभे बराबर दिख रहे हैं, तो हम कह देंगे त्रयः स्तंभ, मात्र तीन खंभे वहीं पर हैं, तो कह देंगे त्रयः स्तंभाः, त्रयः स्तंभाः समाः सन्ति। तीन खंभे जो घर में लगे हैं वे बराबर हैं, दिख रहे हैं। इस तरह से कह सकते हैं। और कह सकते हैं सभी पेड़ अगर बराबर नहीं है तो कह सकते हैं सर्वे तरवः, पेड़ को तरवः भी कह सकते हैं, तरुह तरु तरवः। समाः न सन्ति, सभी पेड़ बराबर नहीं है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई कम बड़ा है, कोई छोटा है, कोई ज्यादा बड़ा है, इस तरह से। तो इस तरह से हमने वाक्य बना दिया। वसमाह के दो यहां पर लिख दिया, समाह से भी दो लिख करके आपको अर्थ का भेद स्पष्ट कर दिया। तो इस तरह से हम वाक्य इनका लिख सकते हैं, और इनका वाक्य लिख करके कॉपी में लिख दिए तो हमारा ये अभ्यास पूरा हो गया। आप फिर से इसको देख लें क्या क्या लिखा है, नोट कर लें अगर नहीं किए हो तो। विद्यालयम परितः
वृक्षाः सन्ति, भवनस्य पुरतः जनाः सन्ति, नगरस्य समीपे नगः वर्तते, अत्र नागः न दृश्यते। इस तरह से इन वाक्यों को आप अपने एक बार सुन ले कान से तो स्वयं लिख सकते हैं, और कहीं पर गलती हो तो आपके पास तो मैं ये वीडियो भेजता हूँ, क्लास रूम से जा करके उसको खोल लेंगे और वहां पर क्लास वर्क में आपको वह वीडियो रखा रहेगा, वहां से देख लेंगे, कहीं पर कुछ छूटा है तो फिर से नोट कर लेंगे। आरोहणम का वाक्य बनाए, अहम पर्वत शिखरे आरोहणम करिष्यामि, पर्वतात् आरोहणम अपि दुष्करम भवति, पर्वतात् आरोहणम अपि दुष्करम भवति। इस तरह से नोट कर लेंगे। पहाड़ से उतरना भी मुश्किल होता है। फिर अगर छूटा हो तो फिर से देख लें। विस्माह मतलब बराबर, विस्माह मतलब बराबर। वने वृक्षा विस्माह सन्ति, जंगल में पेड़ विषम हैं, मतलब बराबर नहीं है। सर्वे पाषाणाः विषमाः सन्ति, सभी पत्थर बराबर नहीं हैं। त्रयः स्तंभाः समाः सन्ति, तीनों खंभे बराबर हैं। सर्वे तरवः समाः न सन्ति, सभी पेड़ बराबर नहीं हैं। तो इस तरह से हम इसका प्रयोग कर लिए। अब देखें उसके आगे हम देखते हैं क्या करना है हमको। ये पूरा प्रयोग मैंने देखिए परितः पुरतः बता दिया, नगह नागह बता दिया, अवरोहणम आरोहणम बता दिया और विस्माह समाह बता दिया। ये कार्य पूरा हो गया। अब पांचवें अभ्यास में ध्यान से देखेंगे, यहां लिखा हुआ है मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। जो बॉक्स बना हुआ है यहाँ पीला सा दिख रहा है आपको, इसमें जो अव्यय पद रखे गए हैं, इनको जो सही है कहाँ पर क्या बैठेगा चुन करके वाक्यों को पूरा करना है। मैं बहुत बार बताया हूं आपको, और परीक्षा में भी आता है। वाक्य लिखा रहता है, उसमें पूछ लेते हैं इसमें बताओ अव्यय कौन है, तो बच्चे पूछने लगते हैं सर अव्यय क्या होता है, अव्यय क्या होता है, जबकि पढ़ाते समय ही मैं इनको स्पष्ट कर देता हूं। फिर से एक बार सुन लें। जो शब्द हमेशा सभी लिंगों में, सभी वचनों में, सभी विभक्तियों में एक ही जैसे होते हैं, बदलाव नहीं आता, उनको अव्यय कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों का रूप नहीं चलता, जैसे हैं वैसे ही हमेशा लिखे जाते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। देखिए ये जो शब्द लिखे गए हैं ये ऐसे ही हमेशा रहेंगे, इनके रूप नहीं चलेंगे कि एवह एवं एवेन ऐसा करके लिखा जाएगा। जो लिखा है एव अगर है तो एव ही हर जगह लिखेंगे। देख लें फिर से कौन कौन से शब्द हैं यहाँ पर। एव मतलब ही, खलु मतलब निश्चित रूप से, अवश्य ही, तथा मतलब वैसा, परितः मतलब भी आपको पढ़ाया चारों तरफ, पुरतः मतलब भी पढ़ाया अभी आपको सामने, सदा मतलब हमेशा, और विना मतलब हिंदी में भी बिना शब्द प्रयोग करते हैं। तो हम इनका अब वाक्यों को देखेंगे कि वाक्य में कौन सा यह अव्यय ठीक पड़ेगा, जिसको कि हम कर देंगे तो सही हो जाएगा। तो हम इसका अव्यय फिर करते हैं वाक्य के आधार पर। तो वाक्य में पहले देखेंगे, और पहले इस तरह से हम करेंगे, ये नहीं कि आधा एक ही शब्द लिख दिया और कहे कि अभ्यास हो गया। पूरा हमको लिखना चाहिए। देखिए जैसे मैंने एक कॉपी अपनी बनाई इसके अभ्यास का, तो इस तरह पूरा लिखा हूं, देखें ध्यान से। मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उसके बाद ब्रैकेट में ये अव्यय मैंने लिख दिया, एव खलु तथा परितः पुरतः सदा और विना। अब देखिए इन शब्दों से हम पूरा करते हैं वाक्य को। इन शब्दों से अब वाक्य पूरा करते हैं। ध्यान से देखिएगा किस तरह से इनका वाक्य हम पूरा करके लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं एक बार से। यह है विद्यालयस्य, विद्यालय के एकम उद्यानम अस्ति, एक बगीचा है। विद्यालय के कहाँ एक बगीचा है आप देखें तो के सामने नहीं कह सकते, क्योंकि अगर परितः रहेगा तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। यहाँ पर विद्यालय से षष्ठी है तो परितः नहीं आएगा, केवल पूर्वतः शब्द है जो यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। पूर्वतः मतलब सामने। तो अभी जो मैंने बात कहा, कोई सामने भी कह सकता है, कहेंगे कोई अगर परितः भी कह देगा तो कहा नहीं, परितः इसलिए नहीं कहेंगे कि परितः जहां आएगा उस शब्द में द्वितीय विभक्ति होगी। यहाँ विद्यालय से में द्वितीय विभक्ति नहीं है, इसलिए परितः
नहीं आएगा, यहाँ पर पूर्वतः आएगा। तो विद्यालय के सामने एक बगीचा है, इस तरह से वाक्य हम बना लेंगे। यह पूरा वाक्य हुआ। ये नहीं कि कॉपी में एक शब्द लिख दिए या अपनी बुक में लिख कर बैठ गए, कहा कि हो गया। बुक में बिल्कुल नहीं लिखना है। लिखते समय हमको अपनी रफ कॉपी में चाहे तो नोट कर लें, या कोई पेपर रखे हो वहां नोट करें। घर और अच्छे से लिखते समय अपनी कॉपी में फेयर सब पूरा लिखना है, बुक में नहीं लिखना चाहिए। सत्यम जयते, सत्य फिर खाली स्थान है, जयते सत्य जीतता है, सत्य विजयी होता है। कब विजयी होता है सत्य? इसमें आया है एव, सत्यम एव जयते बार बार लिखा हुआ आपको दिखता है, सत्य ही जीतता है। तो एव शब्द यहाँ पहला ही आया हुआ है, देखें आपको पहले ही यहाँ पर एव शब्द दिख रहा होगा ये। तो एव शब्द का प्रयोग हम यहाँ पर करके लिख देंगे। तो चलिए अब एव शब्द लिख देते हैं, सत्यम एव जयते, मिला देते हैं माँ को ए में तो लिख देते हैं सत्यमेव जयते। आप देखें कि हर जगह राज चिन्ह के नीचे हमारे सत्यमेव जयते लिखा रहता है। तो सत्यम एव जयते उसका मतलब है सत्य ही विजयी होता है। अब ग में देखेंगे, किम भवान स्नातम कृतवान, क्या आपने स्नान कर लिया। एक शब्द और जोड़ना है। अब क्या जोड़ेंगे? खलु। क्या जोड़ेंगे? खलु, मतलब निश्चित रूप से बताइए क्या ये बात सच है कि आपने स्नान कर लिया। तो यहाँ पर खलु शब्द का प्रयोग करेंगे। खलु मतलब अवश्य ही। तो खलु, अगर खल लिख देंगे तो खल मतलब दुष्ट होता है, इसमें ल में ऊ की मात्रा लगानी है, तब खलु अव्यय बनेगा। खलु मतलब निश्चित रूप से, अवश्य ही। तो यहाँ पर हम खलु शब्द का प्रयोग कर देते हैं। खलु मतलब अवश्य ही, खलु का मतलब है अवश्य ही। हमारा वाक्य प्रयोग हो गया ये। अब देखेंगे, सह यथा चिंतयति, वह मन में जैसा सोचता है, चिंतयति मतलब चिंतन करता है, सोचता है। आचरति डैश आचरति, आचरण करता है। तो इसका वाक्य बन जाएगा, वह जिस तरह सोचता है उस तरह आचरण करता है। वह जैसा सोचता है वैसा आचरण करता है। तो यथा के साथ हमेशा तथा शब्द का प्रयोग होता है। ये तथा यहाँ जो दिया है, यथा चिंतयति तथा आचरति, यथा चिंतयति तथा आचरति। तो यहाँ पर हम उसका प्रयोग कर देंगे। यहाँ लिख देते हैं तथा, तथा आचरति। अब देखें ध्यान से, ग्रामम गांव, वृक्षाः सन्ति पेड़ हैं। यहाँ पर ग्रामम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। गांव के कहाँ पेड़ हैं? कहा कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो आराम से अभी हम जिस शब्द को छोड़े थे, यहाँ पर परितः शब्द ले लेंगे चारों तरफ। द्वितीय विभक्ति के साथ परितः का प्रयोग होता है। तो हमने पूर्वतः इसलिए नहीं होगा कि पूर्वतः के साथ षष्ठी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हम द्वितीय का प्रयोग करते हुए लिख देंगे परितः ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। इस तरह से इसको हम समझ गए। अविद्याम विद्या, जीवनम वृथा, जीवन व्यर्थ है। विद्या के जीवन व्यर्थ है, तो क्या आ जाएगा? विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। तो देखें यहाँ पर ये विना शब्द जो दिया गया है ब्रैकेट में, तो हम यहाँ पर ला करके रख देंगे विद्याम विना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। इस तरह से इसका प्रयोग हो गया। भगवंतम भज, भगवंतम भज का मतलब होता है भगवान को भजो, भगवान का नाम लो, भगवान को याद करो। तो प्रश्न आता है कब? यहाँ पर देखो शब्द मिल रहा है आपको, एक ही बचा है, सबका प्रयोग हो भी गया है, सदा। क्या शब्द बचा है? सदा, मतलब हमेशा। भगवान को हमेशा भजो, भगवान को हमेशा याद करो, भगवान का स्मरण रखो। तो यहाँ पर शब्द आ जाएगा सदा, सदा भगवंतम भज, सदा भगवंतम भज। तो इस तरह से इसका प्रयोग करके हम वाक्य पूरा कर लिए। सदा भगवंतम भज, हमेशा भगवान को भजन करो, भगवान को याद करो। फिर से देख लें, विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति,
विद्यालय के सामने एक बगीचा है। सत्यम एव जयते, सत्य ही विजयी होता है। किम भवान स्नानम कृतवान खलु, क्या आपने निश्चित रूप से स्नान कर लिया। सह यथा चिंतयति तथा आचरति, वह जैसा सोचता है वैसा आचरण करता है। ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, गांव के चारों तरफ पेड़ हैं। विद्याम विना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। सदा भगवंतम भज, हमेशा भगवान को याद करो। तो अभ्यास करने का मैंने बताया दो तरीका है। एक तो आंख बंद करके कहीं से कुछ मिले, उतारा कापी में, पूरा भर लिया, कहा अभ्यास हो गया। इस तरह से करने से कभी भी वह अभ्यास अपने मन में आता नहीं है। बार बार जब परीक्षा का समय या टेस्ट का दिन आएगा तो आज नहीं सर, 2 दिन बाद सर, क्योंकि याद नहीं होता है। इसमें याद करना नहीं, आज जैसे मैंने पढ़ा दिया, अगर आप इसको देख लें तो 3 वर्ष के बाद भी कोई पूछेगा तो आप ये भूलेंगे थोड़ी, तो आपके दिमाग में बैठ गया कि इसके साथ ये होगा। तो पढ़ाई का ये मतलब है कि उस समय बहुत ध्यान से उस चीज को पढ़ लें अगर हम लोग, तो जो समय बाद में कई बार उसको पढ़ने में लगाते हैं, वह एक ही बार समय लगाने से समझ में आ जाता है। तो ये अभ्यास हमने कर लिया। मुझे लगता है कभी भी अगर यह आएगा तो आप इसका प्रयोग बहुत अच्छे से कर लेंगे। कोई इसमें मुश्किल नहीं आएगी कि बार बार आप सोचें कैसे होगा कैसे होगा, क्योंकि बहुत ही आराम से आपके समझ में ये बात आ गई कि इस तरह हम इनका अव्ययों का प्रयोग करके कर लेंगे। अब देखें यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है आपको, ध्यान से देखिए बच्चों। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, विलोम पदान योजयत। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, विलोम पदान योजयत, विलोम पदों को जोड़िए। अब शब्द यहाँ भी दिए हैं। पूर्वतः मतलब बताया आपको, पूर्वतः मतलब सामने। स्वकीयम का मतलब है अपना। भीति का मतलब होता है डर, भीति का मतलब होता है डर। अनुरक्ति का मतलब होता है अनुराग, और गमनम का मतलब होता है जाना। तो इस तरह से ये शब्द जो हैं इनका प्रयोग करके हमें जोड़ना पड़ेगा। अच्छे से देख लेंगे इनका क्या क्या है। कहा कि इसमें शब्द दिए हैं पूर्वतः, स्वकीयम, भीति, अनुरक्ति और गमनम। इनको हम लिखेंगे देख करके। तो पहले इस तरह से हमें कॉपी में बना लेनी चाहिए। पहले हमको लिख लेना चाहिए कॉपी में, 6 का पुरतः, स्वकीयम, भीति, अनुरक्ति और गमनम, इस तरह से नोट कर लेंगे। तो पुरतः मतलब होता है, मैंने बताया आपको, सामने। तो इसके लिए विलोम क्या होगा, पीछे। तो पीछे के लिए शब्द यहाँ पर लिखा गया है। पीछे के लिए देखिए शब्द दिया है यहाँ पर पृष्ठतः। पृष्ठतः मतलब होता है पीछे। तो पृष्ठतः का प्रयोग हम यहाँ पर कर लेंगे। हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ पर हम लिखेंगे पृष्ठतः। चलो पृष्ठतः लिख करके इसको पूरा करते हैं। अब लिखते हैं यहाँ पर पृष्ठतः। चलो लिख देते हैं यहाँ पर ये पृष्ठतः। पृष्ठतः इससे लिखते हैं पृष्ठतः। पृष्ठ पृष्ठतः मतलब पीछे। थोड़ा सा गैप करके लिखेंगे तो और ठीक है, नहीं तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ लिखा तो आप भी लिख देंगे। चलो थोड़ा सा और जगह करके लिख लेते हैं हम सब। यहाँ लिखेंगे पृष्ठतः। अब आगे शब्द है स्वकीयम। स्वकीयम के लिए देखिए खोजिए, विरक्ति आगमनम पृष्ठतः परकीयम। पर स्वकीयम मतलब होता है अपना, और परकीयम का मतलब होता है, ये परकीयम शब्द जो दिया गया है, परकीयम का मतलब होता है दूसरे का। तो यहाँ पर परकीयम शब्द को हम लाएंगे और स्वकीयम के सामने रख देंगे। परकीयम को अब स्वकीयम के सामने यहाँ पर लिख देना है। परकीयम मतलब दूसरे का। ये परकीयम यहाँ पर आ गया। अब अगला शब्द है भीति। भीति का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है भय, डर।
भीति का अर्थ होता है डर। जही भीतिम भज भज शक्तिम, वहां पर प्रयोग हुआ है। भीतिम का मतलब है, भीति का मतलब है यहाँ पर डर। इसके लिए शब्द देखो यहाँ पर हम कौन सा लेंगे जो कि अर्थ को स्पष्ट करेगा। तो कहा भीति के विलोम के लिए आएगा, भीति का विलोम आएगा साहसः। इसका विलोम क्या आएगा? साहसः। साहस मतलब होता है हिम्मत, भीति मतलब डर, और साहस मतलब साहस। जो डर नहीं है तो अंदर साहस है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे भीति के सामने साहसः। साहसः, इस तरह से इसका भी विलोम लिख दिए। अब है अनुरक्ति ही। अनुरक्ति मतलब होता है लगाव, प्रेम, अनुराग, स्नेह। तो इसका अनुराग का विलोम शब्द आएगा, अनुरक्ति मतलब अनुराग या लगाव। तो इसका विलोम शब्द यहां से मिल जाएगा हमको विरक्ति ही। पहला ही ऊपर दिया गया है। विरक्ति का मतलब होता है विराग, वैराग्य, दूरी। तो वैराग्य शब्द यहाँ पर लगाव न होना। तो इस शब्द को यहाँ पर हम रख देंगे। अनुरक्ति के सामने यहाँ पर हमें लिख देना है विरक्ति ही। क्या लिख देना है? विरक्ति ही। इस तरह से इसको लिख दिए। अब एक और बचा है गमनम। गमनम का मतलब होता है जाना। गमनम का मतलब है जाना। इसके लिए देखें कौन सा शब्द आ जाएगा। गमनम के लिए जाना है तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? आना। उसके लिए ये देखो एक शब्द बचा है, ये आगमनम। गमनम का क्या होता है? आगमनम। गमनम के पहले आ उपसर्ग जोड़ करके आगमनम बना देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं गमनम का विलोम शब्द आगमनम। तो अब ये विलोम शब्द अगर परीक्षा में आते हैं या कोई पूछता है आपसे कि इसका क्या विलोम होगा, तो इसको बताने के लिए कहीं रटना थोड़ी है। एक बार आ गया तो जीवन में हमेशा वह चीज आई रहती है। ये नहीं कि हमेशा बस बुक साथ में रखे और याद कर रहा है कोई। पुरतः मतलब सामने, पृष्ठतः मतलब पीछे, स्वकीय मतलब अपना, परकीय मतलब दूसरे का, भीति मतलब भय, साहस मतलब हिम्मत, अनुरक्ति मतलब अनुराग, विरक्ति मतलब अनुराग न होना, गमनम मतलब जाना, और आगमनम मतलब आना। तो इस तरह से हम इसका प्रयोग अच्छे से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे समझ से। आप अगर इस तरह से प्रयोग करते जाएंगे तो आपका अभ्यास अच्छे से होता जाएगा। आज इतना ही अभ्यास हम करते हैं, इसके बाद फिर अगले दिन हम लोग और अभ्यास करेंगे और इस पाठ को पूरा करेंगे। तो कॉपी में बहुत अच्छे से इसको कर लीजिएगा, करने के बाद जिससे कि आगे फिर दिक्कत न जाए और हम इसको अभ्यास को कर सकें। तो आज यहीं पर अभ्यास